हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को धमनी एवं सिरा के बीच का जो अंतर है उसी को स्पष्ट कराने वाला हूं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जान पाया कि जो जाइलम ऊतक होते थे वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करते थे, और जो फ्लोएम ऊतक होते थे वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करते थे, जिसके कारण सभी पेड़ पौधों को उनके संपूर्ण भागों में जल और भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती थी। किसके कारण? तो दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम ऊतक के कारण। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों ने यह सीख पाया कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतकों के विस्तार होने के कारण संपूर्ण भागों को जल और भोज्य पदार्थों की प्राप्ति होती थी, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर में भी धमनी और सिराओं का संपूर्ण विस्तार होता है। इनका दोस्तों संपूर्ण फैलाव होता है हमारे पूरे अंगों में, हमारे पूरे शरीर में। जिस प्रकार से पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अंगों में जाइलम और फ्लोएम जैसे ऊतकों का विस्तार होता है, क्योंकि दोस्तों जो जाइलम और जो फ्लोएम ऊतक है यह दोस्तों किसी न किसी कार्य से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो ये धमनी है और जो सिरा है यह भी दोस्तों किसी न किसी कार्य से संबंधित है, और इनका जो कार्य होगा वो दोस्तों ऐसा होगा जिससे कि आपके शरीर की गतिविधि होती है। अगर इनका कार्य दोस्तों रुक जाए तो उस स्थिति में आपके शरीर की जो गतिविधि है वो रुक जाएगी। जिस प्रकार से पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो ऊतक है जाइलम और फ्लोएम, अगर इनका कार्य रुक जाए तो उस स्थिति में पेड़ पौधों की जो गतिविधि है कार्य करने की वो दोस्तों रुक जाएगी, क्योंकि बिना दोस्तों भोजन की उपस्थिति में कोई भी पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता, और जब दोस्तों उसको भोजन मिलेगा ही नहीं तो उसमें जो श्वसन का प्रक्रम होगा वो भी नहीं हो सकता। आप जानते होंगे कि जो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यह केवल पेड़ पौधों के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन बात करें हम लोग यहाँ पर श्वसन का, तो जो श्वसन की दोस्तों प्रक्रिया होती है, जो श्वसन का प्रक्रम होता है वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में होता है, जिस प्रकार से हम जैसे जीवों के शरीर के संपूर्ण भागों में श्वसन की क्रिया होता है। दोस्तों, श्वसन की क्रिया के कारण ही हमारे द्वारा खाया गया जो भोजन है उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि दोस्तों श्वसन का प्रक्रम ना हो तो उस स्थिति में हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन का दोस्तों प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसका बिल्कुल भी उपभोग नहीं हो पाएगा। तो बात यहां पर यह समझनी है कि आखिर हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में, हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कोई तो ऐसा है जिसके कारण हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। जब तक हमारे शरीर के सभी भागों को अर्थात हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन ना मिले उस स्थिति में दोस्तों जो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन है वो नहीं हो पाएगा, और जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाएगा तो दोस्तों आपको ऊर्जा की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझकर रखना। देखिए, जिस प्रकार से दोस्तों मानकर चलते हैं कि एक कुआं है, एक कुआं है, तो दोस्तों आप लोगों कुआं से जो जल का फैलाव है पूरे गांव में वो किसकी सहायता से करते हैं बताइए? एक कुआं है, बस एक ही स्रोत है, एक ही कुआं है, बड़ा कुआं है, ठीक है। और मान के चलते हैं कि बहुत बड़ा कुआं है, या मान के चलते कोई बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा झील है, ठीक है, और उस झील के पानी का ही उपयोग उसके आसपास की जो गांव है उस आसपास के सभी गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। तो कैसे किया जाता होगा? जो आसपास के गांव के जो लोग होते हैं वो क्या उस झील के पास जाते हैं, उस कुएं के पास जाते हैं, या हो सकता है जाते होंगे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर यह समझ कर रखना दोस्तों कि कुएं के आसपास के जो गांव होते हैं या गांव में जो घर होते हैं उन सभी के पास जो जल की आपूर्ति होती है वो होती है पाइप के द्वारा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो दोस्तों मेन जो वहां पर जो क्या बोलते हैं जहां पर जल संचित है वो कहां पर जल संचित है, तो वह कुएं में, और कुएं से पाइप की सहायता से पाइप का फैलाव करके, पाइप का दोस्तों विस्तार करके गांव के विभिन्न घरों में जलों को पहुंचाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग यहां पर यह समझना कि हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो काम है वो भी दोस्तों एक पाइप ही करता है, और ये दोस्तों जो पाइप है वही कहलाता है धमनी और सिरा, यानी कि पाइप को ही हम लोग बोलते हैं धमनी और सिरा। लेकिन यहां पर दोस्तों जो धमनी और जो सिरा है इनके बीच दोस्तों भिन्नता है, और हम लोग भिन्नता के माध्यम से ही इनके बीच का जो अंतर है उसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग समझना कैसे? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम लोग सांस लेने के क्रम में वायु को ग्रहण करते हैं, और जब दोस्तों हम लोग वायु को ग्रहण करते हैं तो श्वास नली के माध्यम से जो वायु होता है वो हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, और फेफड़ों में उपस्थित
उपस्थित जो श्वसनिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो हमारा वायु है वो चला जाता है वायु कोशिका में। जब यह वायु कोशिका में जाता है तो वहां से वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वह रक्त के केशिकाओं में प्रवेश करता है और इन केशिकाओं के माध्यम से रक्त संचार के द्वारा जो ऑक्सीजन है वह हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में वितरित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों बात यहां पर यह आती है कि आखिर जो रक्त का संचार हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है। मान के चलते हैं कि कुआं में जो पानी है, तो दोस्तों जो कुआं का पानी मान के चलते अगर उसका संचार होगा, कुआं का जो पानी अगर वो बहेगा तो क्या बिना कोई साधन के बहेगा? बताइए। मान के चलते हैं कि आपको स्कूल से घर आपको जाना है तो क्या आप बिना कोई साधन के जाओगे? आपके पास दोस्तों मान चलते हैं कि ले जाने वाला साधन है, ले जाने वाला, जैसे कि मान चलते हैं साइकिल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कुछ भी दोस्तों आपके पास साधन है जो आपको ले जा सकता है, लेकिन जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं वो रहेगा तब तो आप जाओगे। जैसे कि सड़क, अगर सड़क ना रहे तो क्या दोस्तों आप लोग स्कूल से घर या फिर घर से स्कूल आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर दोस्तों आपके शरीर में ऑक्सीजन को संपूर्ण भागों में पहुंचाने के लिए या फिर शरीर के संपूर्ण भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए दोस्तों साधन ना रहे तो दोस्तों इन गैसों का जो आदान और जो प्रदान है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा रक्त संचार के द्वारा। तो दोस्तों इन रक्त संचार को प्रवाह कराने में जो सहायक होते हैं वही सहायक होते हैं धमनी और सीरा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ये समझ के रखना, जब हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का प्रवाह रक्त संचार के द्वारा जिन केशिकाओं के माध्यम से होता है उन्हीं केशिकाओं को धमनी कहा जाता है। दोस्तों आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि जब हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का प्रवाह रक्त संचार के द्वारा जिन केशिकाओं की सहायता से होता है उन्हीं केशिकाओं को धमनी कहा जाता है। और जो केशिकाएं होती हैं यह पतली पतली नालिकाएं होती हैं, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पाइप वाला उदाहरण दिया था, क्योंकि पाइप भी एक प्रकार का नली होती है, ठीक उसी प्रकार से जो केशिकाएं होती है यह पतली पतली दोस्तों एक प्रकार की यह नली होती है। और इन्हीं नली के माध्यम से जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचकर वो हमारे शरीर के ऊतक से होते हुए कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जिसकी उपस्थिति में हमारे शरीर के जो ग्लूकोज है दोस्तों उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग ये समझ कर रखना कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो दोस्तों आप ये जानते होंगे कि हमारे शरीर में दोस्तों एक अपशिष्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो उस स्थिति में इस गैस की बिल्कुल भी हमारे किसी भी अंग को दोस्तों आवश्यकता नहीं होती। अगर ऐसे में इस गैस को हमारे शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो यह गैस हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो बात यहाँ पर यह आती है कि ठीक है, जब ये गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, तो फिर इस गैस को शरीर से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? तो दोस्तों उसको निकालने के लिए जिन केशिकाओं की आवश्यकता होती है, अर्थात जिन केशिकाओं की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त संचार के द्वारा हृदय से होते हुए, फेफड़ों से होते हुए, हमारे शरीर की नासिका से होते हुए बाहर निकल पाता है, उन्हीं केशिकाओं को कहा जाता है सीरा। क्या कहा जाता है? सीरा। और यही दोस्तों इन दोनों का मेन अंतर है। और इन्हीं धमनी और इन्हीं सिराओं के माध्यम से आपके संपूर्ण शरीर के भागों में दोस्तों ऑक्सीजन गैस का प्रवाह होता है और आपके संपूर्ण शरीर के भागों से कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों निष्कासन हो पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पहला अंतर है उसको हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। पहले में बताया जा रहा है ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब वायु हमारे शरीर की वायु कोशिका तक पहुंच जाती है और वायु कोशिका से जो ऑक्सीजन है वो रक्त में दोस्तों प्रवेश कर जाती है, तो इस रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों तक वितरित करने के लिए दोस्तों हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि हृदय के माध्यम से ही जो रक्त है वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में प्रवाहित हो पाता है धमनियों की सहायता से। ठीक है, इसीलिए जो धमनी होते हैं यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। बात यहाँ पर ये आती है कि शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पूछ सकते हैं कि सर शुद्ध रक्त क्या कहलाता है? हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो क्या अशुद्ध होता है? तो हाँ भाई अशुद्ध होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे रक्त में जब ऑक्सीजन का मिश्रण होगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तभी वह रक्त कहलाएगा शुद्ध, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन जब इसी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो उस स्थिति में जो यह रक्त होगा वो हो जाएगा अशुद्ध। जैसे कि मान के चलते हैं कि जल है, जल में अगर गंगा का पानी डाल दिया जाए तो वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर जल में दोस्तों नली का पानी डाल दिया जाए तो यह अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप इसे दोस्तों भूलिएगा नहीं।
नहीं। आपको पता होगा जब हमारे शरीर के रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन संयोग करता है तो इनका जो संयोजन है यह कहलाता है दोस्तों ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है तो उस स्थिति में इनका जो संयोजन है यह कहलाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अर्थात इनके संयोजन के कारण ही हमारा जो ऑक्सीजन गैस है वो शरीर के संपूर्ण भागों तक वितरित हो पाता है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से हमारे शरीर के हृदय तक पहुंच पाता है। तो ये दोस्तों आप लोग समझ कर रखना। बात करते हैं 2 नंबर में। देखिए इसमें बताया जा रहा है फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को दयानिलय से फेफड़ों तक ले जाती है। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक ये जाना कि जो धमनियां होती है यह शुद्ध रक्त का संचार करती हैं, अर्थात धमनियों की सहायता से शुद्ध रक्त हृदय से होकर हमारे शरीर के विभिन्न भागों में प्रवेश कर पाता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग यहाँ पर फुफ्फुस धमनी का तो दोस्तों इसमें ऐसा गुण बिल्कुल भी पाया नहीं जाता। फुफ्फुस धमनी में जो रक्त का संचार होता है वो होता है अशुद्ध रक्त का, जबकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि धमनी में जो प्रवाह होता है रक्त का वो होता है शुद्ध रक्त का। तो दोस्तों फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होने के कारण ही इस धमनी को अपवाद के रूप में मान लिया गया है, क्योंकि दोस्तों आपके शरीर में पाई जाने वाली कुल जितनी भी धमनियां हैं उन सभी धमनियों में केवल और केवल फुफ्फुस धमनी ही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें शिरा में तो दोस्तों आप लोगों ने शिरा में क्या जाना, शिरा में आप लोगों ने यह जाना कि इसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है, अर्थात शिरे में जो अशुद्ध रक्त होते हैं वह शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर फुफ्फुस शिरा का तो इसमें ऐसा गुण पाया नहीं जाता, क्योंकि फुफ्फुस शिरा में जो रक्त का संचार होता है वो होता है शुद्ध रक्त का, जबकि होना चाहिए था अशुद्ध रक्त का। इसीलिए इसको मान लिया गया है अपवाद के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुल जितनी भी शिराएं हैं उन सभी शिराओं में केवल और केवल फुफ्फुस शिरा ही एक ऐसा शिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त का शुद्ध रक्त का संचार होता है, अन्यथा सभी प्रकार की शिराओं में ओनली फॉर दोस्तों प्रवाह होगा अशुद्ध रक्त का। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो दूसरा नंबर है वो खत्म होगा। लेकिन अभी भी दोस्तों आप लोग कमेंट में डाउट रहा होगा कि सर ये दयानिलय और ये बाया अलिंद ई क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों ने दोस्तों अच्छी तरीके से हृदय के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि दयानिलय और बाया अलिंद यह हृदय के भाग होते हैं। हृदय को दोस्तों बांटा गया है 4 भागों में, यानी कि हृदय के संपूर्ण भागों को 4 बेसों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो पहला भाग है ये वाला देख रहे हो ना, देखिए मैंने यहाँ पर बांटा हुआ है, देखना ध्यान से, हाई यहाँ से ऐसे मैंने बांटा है और फिर हमने यहाँ से ऐसे हमने बांटा है। तो यहाँ पर जो आप 4 को भाग देख रहे हो हाई वाला 1 2 3 4, तो इस वाले भाग को जानते हैं क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं बाया अलिंद, मतलब ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अलिंद और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग निलय। जो छोटा वाला क्षेत्र है ना हृदय का छोटा वाला क्षेत्र इसको बोलते हैं निलय, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं अलिंद। बात करें इधर वाले हिस्से का तो इसको बोला जाता है बाया अलिंद, अब बात करें इधर वाले हिस्से का तो इसको कहा जाता है दया अलिंद। अगर बात करें इधर वाले हिस्से का तो इसको कहा जाता है दया निलय, अब बात करें इधर वाले हिस्से का तो इसको कहा जाता है बाया निलय। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये चारों जो बेस में होते हैं यह हृदय के भाग होते हैं, और इस प्रकार से दिशा के आधार पर अर्थात इनके दोस्तों स्थान के आधार पर इन्हें बाया और दया के रूप में विभाजित किया गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को दया निलय से फेफड़ों तक ले जाती है। तो जरा देखना आप लोग ध्यान से, फुफ्फुस धमनी है कहाँ। तो दोस्तों जो फुफ्फुस धमनी है वो यहाँ पर है ना लिखा हुआ फुफ्फुस धमनी हाँ ये है दोस्तों फुफ्फुस धमनी, ध्यान देना मेरी बातों पर, हाँ ये है जो देख रहे हो ना यही है फुफ्फुस धमनी। तो जो फुफ्फुस धमनी है इसका काम क्या है, इसका काम है अशुद्ध रक्त को दया निलय से फेफड़ों तक ले जाना, क्योंकि अशुद्ध रक्त में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है हमारे शरीर से निष्कासन। तो निष्कासन कैसे होगा, जब वो हृदय से बाहर निकलेगा किस ओर, तो फेफड़ों की ओर। तो ये जो धमनी है वो क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को दोस्तों हृदय से बाहर निकाल के फेफड़ों की ओर ले जाता है। और फेफड़ा क्या है भैया, तो देखिए फेफड़ा लिखा हुआ है ना, हाँ ये है फेफड़ा। तो इधर दोस्तों लेकर जा रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर तीर का निशान दिया है, देखिए तीर का निशान है ना भाई, तीर का निशान। तो ये तीर का निशान जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि हृदय से इस फुफ्फुस धमनी की सहायता से जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ा में प्रवेश कर रहा है, और जब फेफड़ा में प्रवेश करेगा तो फेफड़ा में प्रवेश करके ये जो रक्त है यह शुद्ध हो जाएगा, अर्थात इस रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो जाएगा। किसकी सहायता से, तो फेफड़ों की सहायता से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों शिरा वाला में तो देख सकते हैं
इसमें बताया जा रहा है फुफ्फुस सिरा एक अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से बाया अलिंद तक ले जाती है। तो बाया अलिंद कहाँ है? हाई वाला, हाई है बाया अलिंद, ठीक है। और दाया जो नीला है वो है हाई वाला, है नीचे वाला क्षेत्र, नीचे वाला। तो देख सकते हैं कि जुड़ा हुआ है भाई, जुड़ा हुआ है ना, हाई वाला जुड़ा हुआ है ना, ये जुड़ा हुआ है ना, कहाँ पर? तो दया निलय में, दया निलय में जुड़ा हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि जो फुफ्फुस सिरा है यह किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है? तो बाया अलिंद से। तो बाया अलिंद कहाँ पर है? तो दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए हाई है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा तो यही वाला है जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। और ये दोस्तों कहाँ से कनेक्टेड है? तो हाई वाला हिस्सा से, और इस पूरे हिस्से को कहा जाता है बाया अलिंद। तो बाया अलिंद तक लेकर जाता है। और फुफ्फुस सिरा में क्या होता है कि शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त इसलिए होता है क्योंकि जब अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है, और इस फेफड़ों में जब अशुद्ध रक्त का, जब दोस्तों क्या बोलते हैं, जब उसका शुद्धिकरण होता है, तो शुद्धिकरण होने के फलस्वरूप उसमें ऑक्सीजन गैस आ जाता है। और जब ऑक्सीजन गैस आ जाता है तब दोस्तों यही जो रक्त है यह फेफड़ों से होते हुए फुफ्फुस सिरा में प्रवेश करता है। और फिर फुफ्फुस सिरा में प्रवेश करके दोस्तों यह पहुंचता है हृदय में, और फिर हृदय के द्वारा दोस्तों हमारे शरीर के सभी भागों में इस रक्त को पंप कर दिया जाता है। और तब जाकर ये जो रक्त है वो हमारे शरीर के ऊतकों द्वारा होते हुए हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच पाता है। तो इतना दोस्तों प्रोसेस होता है, आप लोग समझकर रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर पर। देखिए इतना मैं अच्छी तरीके से आप लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ जाइए, ताकि आप लोग एग्जाम में कभी भी ये भूल ना कर सके कि हम लोग धमनी और सिरा के बीच का जो अंतर है वो कैसे दे सकते हैं। रटना नहीं है, याद करना है, रटना नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा। बात करें 3 नंबर में, तो देखिए इसमें धमनियों की दीवारें मोटी एवं लचीली होती है। तो हो सकता है एग्जाम में भूल जाइएगा कि कौना के दीवार मोटा होता है, सिरा के होता है कि धमनी के होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ के रखना कि जो धमनियों की दीवारें होती हैं वो मोटी एवं लचीली होती है। लचीली तो एक और होता है, लेकिन इसकी दीवारें मोटी होती है। तो इसकी दीवारें मोटी क्यों होती है मैं बताता हूं दोस्तों। इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो काफी तेजी से होता है। रक्त का जो प्रवाह होता है वो काफी तेजी से होता है, किसमें? तो धमनी में। धमनी मतलब कि धमनी मतलब धाकड़ से, मतलब पूरा, मतलब दोस्तों तीव्र गति से उसमें प्रवाह होता है रक्त का। और जब दोस्तों रक्त का तीव्र गति से प्रवाह होता है तो उस स्थिति में धमनियों की दीवारों पर जो रक्त है यह दबाव डालता है। और दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि जब धमनियों की दीवारें अगर मोटी नहीं होंगी तो उस स्थिति में धमनियों की जो दीवारें हैं, धमनियों की जो सतह है वो फट सकता है। किसके कारण? तो रक्त प्रवाह के कारण। इसलिए ईश्वर द्वारा ही दोस्तों धमनी के जो दीवारें हैं वो मोटी बनाई गई है, ताकि रक्त का जो दाब है वो कितना भी बढ़ जाए, कितना भी रक्त की जो गति है वो तेज हो जाए, वो बिल्कुल भी फटेगी नहीं। इसीलिए इसकी जो दीवारें होती है यह मोटी होती हैं और साथ ही लचीली होती हैं। क्योंकि दोस्तों लचीली इसलिए होती है क्योंकि यह एक प्रकार की केशिका है। मैंने बता भी किया कि केशिका क्या होता है, ठीक ना। यानी कि जो नलिकाएं होती है जब वो पतली पतली बढ़ जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग केशिका, ठीक है, समझ कर रखना। आगे बात करें अगर हम लोग इसमें, तो इसमें बताया जा रहा है सिराओं की दीवारें पतली एवं लचेदार होती है। तो समझ सकते हैं इसमें जो रक्त का प्रवाह होता होगा वो उतना तीव्र से नहीं होता होगा जितना कि धमनी में होता है। तो इसमें रक्त का प्रवाह कम होने के कारण इसकी जो दीवारें हैं वो ईश्वर द्वारा पतली बनाई गई है, ताकि अगर जो रक्त है और वो प्रवाह करेगा तो उसका जो दबाव है वो इनकी सतहों पर बिल्कुल ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग समझ कर रखना, लचीली दोनों ही होती है, ठीक। और आप लोग इस तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि जब इसमें रक्त का प्रवाह कम हो रहा है और इसमें रक्त का प्रवाह तेजी से हो रहा है तो कहीं ना कहीं धमनियों में जो रक्त दाब होगा वो उच्च होगा और सिराओं में जो रक्त का दाब होगा वो कम होगा। तो देखिए मैंने कहीं पर लिखवाया होगा, समझिएगा कहां पर लिखा है। देखिए सिराओं में रक्त दाब निम्न होता है यानी कम होता है। अगर बात करें हम लोग धमनियों में, तो धमनियों में रक्त दाब उच्च होता है। तो चलिए एक अंतर और हो चुका, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 नंबर में, समझ के रखना। इनकी गुहा संकरी होती है। संकरी का मतलब होता है छोटा, यानी संकेत सिकुड़न जैसा, उसी को बोलते हैं संकरी। अब बात करें अगर हम लोग सिराओं का, तो दोस्तों जो सिराओं की जो गुहा होती है, जो इसका क्षेत्र होता है, यह काफी चौड़ा होता है, ठीक है। इसका संकरी होता है और इसका चौड़ा होता है, समझकर आप लोग रखना, ठीक है इस चीज को। बात करें हम लोग आगे, तो इसमें बताया जा रहा है इनका मध्य स्तर मोटा होता है। तो देखिए मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने के लिए चित्र भी लिया है। हाई है धमनी का चित्र और हाई है सिरा का चित्र। तो इसमें देख सकते हैं
इनका मध्य स्तर मोटा होता है, किनका? तो धमनी का। तो मध्य स्तर कहाँ है भैया? तो देखो जो बुल्लू वाला देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला देखिए मैंने यहाँ पर लिखवाया भी है मध्य चोल। चोल का मतलब होता है सतह, ठीक ना, चर्म उसका जो भाग होता है चोल का मतलब है। तो देखिए हमने यहाँ पर चित्र लिया है धमनी और सिरा का। तो धमनी में बताया जा रहा है इनका मध्य स्तर मोटा होता है। तो मध्य स्तर कौन होगा? बीच वाला। देखिए मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है मध्य चोल, मतलब ये वाला जो हिस्सा है बुल्लू के अंदर वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा मध्य चोल। आज जो बाहरी वाला हिस्सा देख रहे हो, बाहरी वाला, ये वाला बाहरी वाला, इसका बाहरी वाला ये कहलाता है बाह्य चोल। चोल का मतलब होता है सतह, ठीक है। आज जो अंदर आप देख रहे हो, ये जो केशिका आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं केशिका। इसको कहा जाता है आंतर चोल। आंतर चोल मतलब आंतरिक जो भाग है वही, ठीक है। तो मध्य स्तर मोटा होता है और इसका जो बाह्य स्तर है यह मोटा होता है। तो बाह्य स्तर मतलब बाहरी जो भाग होगा ये मोटा होगा, ठीक। अब बात करें अगर हम लोग धमनी में, तो इसका जो मध्य स्तर है वो मोटा होगा। इस चीज को समझ कर रखना। हाई तो बताइए दिया रक्त वाला 7 नंबर में बताया जा रहा है दीवार मोटी होने के कारण खाली होने पर यह पिचकती नहीं है। पिचकती क्यों नहीं है भाई? क्योंकि दोस्तों इसकी जो दीवारें होती है यह मोटी होती है, ठीक है। इसीलिए रक्त का प्रवाह अगर हो भी जाता है तो इनकी जो दीवारें होती है वो बिल्कुल भी पिचकती नहीं है। अगर बात करें हम लोग सिरा में, तो दोस्तों यह पिचक जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो दीवारें होती हैं यह पतली होती है। इनका जो बाह्य स्तर होता है ना यह मोटा होता है, लेकिन अगर हम बात करें जिसमें से रक्त का प्रवाह होता है उन दीवारों का, तो वो दोस्तों पतला होता है। और पतला होने के कारण इनकी जो दीवारें होती हैं सिराओं की यह पिचक जाती है। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं आप लोग अंतर कर सकते हैं। आगे बात करें हम लोग 8 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है धमनी या कपाटहीन होती है। कपाटहीन कहने का मतलब कि इसमें बिल्कुल भी कपाट नहीं होता। किसमें? तो धमनियों में। दोस्तों कपाट क्या होता है, कपाट किसे कहते हैं, ये सारा चीज आप लोगों को मिलेगा बायोलॉजी वाले में दोस्तों आपको पढ़ने के लिए। जब आप लोग पढ़ोगे या हृदय का अध्ययन अच्छे से कीजिएगा तो हृदय में दोस्तों आप लोग को मिलेगा कि कपाट क्या कहलाता है, कपाट का मतलब क्या होता है, या किस तरीके से कार्य करता है, या किसको जोड़ता है, सारा चीज आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये सारा चीज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा इस वीडियो का जो मकसद है वो केवल अंतर कराना है। तो आप लोग समझकर रखना, ठीक है। इसमें कपाटहीन होता है और इसमें है कि सिराएं कपाटहीन नहीं होते, मतलब इसमें कपाट होता है, ठीक है, समझ कर रखिएगा। आगे है 9 नंबर, इसमें बताया जा रहा है अधिकांश धमनियां अंगों की गहराई में पाई जाती है, मतलब यह आंतरिक भागों में पाई जाती है, शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। कौन? तो धमनियां। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर दोस्तों सिराओं का, तो जो सिराएं होती है यह दोस्तों शरीर के अंगों के सतह पर पाई जाती है। अब समझना काहे पाई जाती है, क्योंकि हमारे जो शरीर की कोशिकाएं होती है यह हमारे शरीर के आंतरिक भागों में होती है, मतलब यह ऊतक के अंदर होती है। इसीलिए ऊतक के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए जो धमनी सहायक होता है ये धमनी पाए जाते हैं हमारे शरीर के आंतरिक भागों में। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर सिराओं का, तो ये बिल्कुल भी शरीर के आंतरिक भागों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब यह ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। आगे 10 नंबर में लास्ट, इसका रंग, अगर बात करें रंग का, तो इसका जो रंग है वो होता है गहरा लाल या नीला। किसका? तो धमनी का, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें सिरा वाले में, तो इसका जो रंग होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर गुलाबी या फिर चटक लाल। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये जाना कि हम लोग धमनी और सिरा के बीच का जो अंतर है उसे कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो आपके मैट्रिक बीएड बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है कई बार। हो सकता है दोस्तों कि जब आप लोग मैट्रिक बीएड बोर्ड का एग्जाम देने के लिए बैठिएगा तो दोस्तों हो सकता है कि उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरीके से रट कर या फिर समझ कर दोस्तों आप अपना तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये तो सारा चीज आप लोग को समझ में आ ही रहा है कि हाई है फेफड़ा, ठीक है, और इस फेफड़े में दोस्तों हाई शरीर के विभिन्न भाग है। तो शरीर के विभिन्न भागों में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जा रहा है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह दोस्तों सिराओं की सहायता से किसमें प्रवेश कर रहा है? तो यह हृदय में प्रवेश कर रहा है। यह महाशिरा है ना, महाशिरा। तो दोस्तों सिराओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिराओं की सहायता से किसमें जा रहा है? तो हृदय में जा रहा है। और हृदय जो है वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों को पंप कर देता है। किसकी सहायता से? तो फुफ्फुस धमनी की सहायता से। यानी जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में प्रवेश करता है, और जो फेफड़ा है वो क्या करता है कि श्वसनिकाओं के द्वारा, वायु कोशिकाओं के द्वारा यह दोस्तों रक्त को शुद्ध कर दे रहा है। यानी इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया द्वारा बाहर निकल जा रहा है। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जा रहा है तो जो रक्त है वो जब उसमें दोस्तों वायु कोशिका से, वायु कोशिका के वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है जब वो दोस्तों रक्त में मिल जा रहा
रहा है और ये जो रक्त है पुनः जब आ जा रहा है फुफ्फुस शिरा में, तो उस स्थिति में जो रक्त है यह कहलाता है शुद्ध रक्त, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। और जब यही दोस्तों ऑक्सीजन आपके हृदय में प्रवेश करता है तो ये हृदय क्या करता है कि इसे दोस्तों महाधमनी की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है और इस प्रकार से शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है वो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में हो जाता है। एक चीज आप लोग ये समझ कर रखना, यहाँ पर जो धमनी है ना, इसका जो रक्त का दाब होता है वो काफी उच्च होता है। तो रक्त का दाब काफी उच्च होने के कारण ही वायु से जो ऑक्सीजन है वो धमनी में प्रवेश कर पाता है। कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि आखिर कि फेफड़ों से धमनी और शिरा ये दोनों ही संयुक्त होते हैं, लेकिन फेफड़ों के वायु कोशिका में उपस्थित वायु का जो ऑक्सीजन होता है यह केवल और केवल धमनियों के रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ ही अपना संयोजन बनाता है, ना कि शिराओं के रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों वहां पर आपका जवाब क्या होगा, सोचिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर वहां पर आप अपना जवाब क्या दे सकते हो? तो दोस्तों अगर जवाब पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों धमनियों में संचालित होने वाले जो रक्त होते हैं उनके रक्त का जो प्रवाह होता है वो दोस्तों काफी तेजी से होता है, अर्थात रक्त का जो दाब होता है वो काफी उच्च होता है और रक्त का दाब उच्च होने के कारण ही वायु कोशिका में उपस्थित वायु से जो ऑक्सीजन है यह दोस्तों स्थानांतरित हो जाता है धमनियों के रक्त के हेमोग्लोबिन में, और धमनियों के रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर यही दोस्तों जो रक्त है यह अपना स्वरूप बना लेता है, कैसा? तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन रक्त के जैसा। और यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन वाला रक्त जब फेफड़ों के माध्यम से फुफ्फुस शिरा में प्रवेश करता है और फुफ्फुस शिरा दोस्तों जब इसका स्थानांतरण हृदय को कर देता है तो हृदय दोस्तों क्या करता है कि महाधमनी की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों को यह पंप कर देता है, अर्थात स्थानांतरित कर देता है, और तब जाकर दोस्तों ये जो शुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है यह हमारे शरीर के संपूर्ण भागों को मिल पाती है। तो ऐसी दोस्तों क्रियाएं होती हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए है ना, यहाँ पर है ना फुफ्फुस धमनी, तो यहाँ पर फुफ्फुस धमनी क्यों है? क्योंकि इस धमनी में दोस्तों है क्या? तो इस धमनी में है दोस्तों अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त में से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह रक्त खाली हो जाएगा, फिर इस रक्त में आ जाएगा कौन? तो ऑक्सीजन। फिर यही रक्त दोस्तों किस में प्रवेश करेगा? तो फुफ्फुस शिरा में, क्योंकि फुफ्फुस शिरा में किस रक्त का प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त का। और यही शुद्ध रक्त दोस्तों आ जाएगा किस में? तो हृदय में। फिर यही हृदय क्या करेगा कि संचालित कर देगा महाधमनी की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में, क्योंकि महाधमनी में कौन से रक्त का प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त का, और जबकि दोस्तों इसमें रहेगा कौन सा रक्त है? तो शुद्ध रक्त। तो ऐसा दोस्तों प्रोसेस है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने धमनी और शिरा के बीच का जो अंतर है उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाया है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।